हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है स्पॉन्सरशिप सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी मर्चेंट नेवी करियर से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है IMO। तो IMO क्या है? IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कोई एकेडमी नहीं है, ना ही कोई कॉलेज है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने गठित किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस का ही सब्सिडरी है। इसका काम है कि शिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको बनाना, उनको रेगुलेट करना, चाहे वो मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो शिप में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो रूट्स के रिलेटेड हो कि कौन से शिप किस रूट से जाना है किस शिप को, प्लस शिप के अंदर कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स को रेगुलेट करती है IMO, ठीक है। साथ ही हर शिप को IMO नंबर भी दिया जाता है। तो जितने भी शिप्स बनती हैं और जब वो लॉन्च होती हैं, लॉन्च होने से पहले उनको अपनी शिप्स को IMO के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें IMO सारी बेसिक चीज़ें उस शिप के बारे में देखती है कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी मेजर्स है, वो उस शिप में है या नहीं है। अगर सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करती है तो उस शिप को IMO नंबर मिल जाता है, ठीक है। IMO नंबर आप यूं समझिए जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी कार, तो कार के साथ कार का नंबर आता है, करेक्ट। और वो नंबर मैंडेटरी होता है, आपको वो नंबर कार पे मेंशन होना चाहिए। अगर कार का कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उस नंबर से कार की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, करेक्ट। सेम IMO नंबर होता है। तो IMO आपको याद रखना है। IMO के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMO का काम क्या है। तो सिंपली आपको बोलना है कि IMO इज ए सब्सिडरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। IMO इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है। तो इतना भी बोलेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट और सबसे बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज अ शिप। तो शिप क्या है? अ शिप इज अ लार्ज वाटरक्राफ्ट दैट ट्रेवल्स the world oceans and other sufficiently deep waterways carrying goods or passengers or in support of specialized mission। तो बेसिकली शिप एक वेसल होता है जो कि ओशंस के ऊपर या डीप वाटर्स पे ट्रैवल करता है, ठीक है। किस पर्पज से ट्रैवल करता है? गुड्स को कैरी करने के पर्पज से, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम से, प्लस पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने के पर्पज से, प्लस डिफेंस और स्पेशलाइज्ड मिशंस को अंजाम देने के पर्पज से। तो शिप के बारे में अगर क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिप, तो आपको सिंपली ये आंसर देना है, अ शिप इज अ लार्ज वाटरक्राफ्ट दैट ट्रेवल्स द वर्ल्ड ओशंस एंड अदर सफिशिएंटली डीप वाटरवेज, ठीक है। अब डीप वाटरवेज का मतलब क्या है कि शिप्स जो हैं वो नदियों में नहीं चल सकते। कुछ ही नदियां हैं जो बहुत चौड़ी हैं और बहुत डीप है, उन्हीं में शिप जाती हैं। अदरवाइज नॉर्मल आप अगर बोलो कि यमुना नदी हो गई या कृष्णा नदी हो गई, इन सब पे शिप्स नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन गंगा में शिप चलती हैं। गंगा के हर ट्रिब्यूटरी में नहीं चलती। अब जैसे आप कलकत्ता साइड जाओगे, वेस्ट बंगाल साइड, तो वहां पे गंगा की जो चौड़ाई है और जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो हल्दिया डॉक है और जो खिदिरपुर डॉक है, वहां पे शिप्स गंगा के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। सिमिलरली कैनल्स होती हैं। तो कैनल्स भी कोई समंदर नहीं होता है, बट कैनल्स चौड़े आर्टिफिशियल मैन मेड रिवर आप बोल सकते हो या नहर बोल सकते हो, जो इतनी डीप होती है कि उस पे से शिप आराम से ट्रेवल कर सकती है। अगर डेप्थ सफिशिएंट नहीं होगा वाटरवेज का, तो क्या होगा, शिप का जो नीचे का कील है वो टकरा जाएगा ग्राउंड से, समझ गए, और शिप का ग्राउंड होने का चांसेस बढ़ जाएगा, शिप के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज अ शिप फ्लोट्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का, शिप कैसे फ्लोट करता है। देखो, ऑल बोट्स कैन फ्लोट बट फ्लोटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग देन इट साउंड्स एंड इट इज बेस्ट डिस्कस थ्रू अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायंसी। तो ये जो बायंसी वाला टर्म है, ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये आपको टर्म याद रखना है, ठीक है, विच इज द फोर्स दैट कॉजेज फ्लोटिंग। तो बायंसी के बारे में आपने 11th और 12th में पढ़ा है। बायंसी का मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं हिंदी में। जब भी आप लिक्विड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज
रखते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज रखेंगे तो उसका वेट होगा, दैट मीन्स कि वो एक फोर्स डालेगा लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। लिक्विड ऑपोजिट फोर्स लगाती है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो मतलब आप जैसे पुश करोगे तो आपको भी एक ऑपोजिट पुश मिलेगा, समझ गए। तो ये होती है बायंसी। जब ये ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है। तो ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया आपको समझने के लिए। अब बायंसी काम किस पे करता है, बायंसी काम करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल में कितना मैटर है। मैटर का मतलब आपने ये भी पढ़ा है 11th 12th में, 10th में भी पढ़ा है। मैटर मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो कितने टाइटली पैक्ड हैं, समझ गए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा वो उतना ज्यादा डेंस होगा, समझ गए। एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये एक आयरन पीस है, ठीक है। आयरन कितना रिजिड होता है, कितना सॉलिड होता है, करेक्ट। उसको आप दबा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, शेप चेंज नहीं कर सकते इजीली, करेक्ट। वहीं अगर आप एक स्पॉन्ज ले लोगे, ठीक है, तो स्पॉन्ज को आप इजीली दबा सकते हो, करेक्ट। इजीली उसका शेप भी चेंज कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर जो मैटर है, ठीक है, वो उसके बीच में स्पेसेस हैं, समझ गए, उसके बीच में एयर है, तो इस वजह से उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। सिमिलरली वाटर जो होता है, लिक्विड, ठीक है, या कोई भी वाटर, उसके अंदर जो मैटर होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए वाटर में क्या होता है, मैटर कम होता है एज कंपेयर टू आयरन, समझ गए। तो ये तो हो गया मैटर, और ये हो गया डेफिनेशन डेंसिटी की। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डेंसिटी। डेंसिटी हम निकालते कैसे है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, ठीक है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो अब यहां से आप पढ़िए, एनी ऑब्जेक्ट विल ईदर फ्लोट और सिंक इन वाटर डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी। इफ इट इज मोर डेंस देन वाटर इट विल यूजुअली सिंक, इफ इट इज लेस डेंस इट विल फ्लोट। इट डज नॉट मैटर हाउ बिग और स्मॉल द ऑब्जेक्ट इज। तो ये बेसिक फंडा हो गया फ्लोटिंग का, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिक्विड पे रखोगे, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगी, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो उसमें डूब जाएगी, समझ गए, सिंक कर जाएगी। ये सिंपल फंडा आपको याद रखना है और आंसर आपको यही देना है, समझ गए। और ये बॉयंसी वाला जो टर्म है ये भी आपको मेंशन करना है। इसका एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, अ गोल्ड रिंग विल सिंक इन वाटर व्हाइल अ पीस ऑफ प्लास्टिक एज बिग एज अ फुटबॉल फील्ड विल फ्लोट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अगर एक गोल्ड की रिंग लो और उसको पानी में डालो तो वो तुरंत डूब जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप एक फुटबॉल ग्राउंड के शेप का प्लास्टिक ले लो या थर्मोकॉल ले लो तो उसको आप पानी में रखोगे तो वो फ्लोट करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेंसिटी होती है थर्मोकॉल की, उसकी डेंसिटी, थर्मोकॉल की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है, जबकि गोल्ड रिंग की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो ओशन है या सी है उसमें तो बहुत सारा पानी होता है, कई हजार करोड़ लीटर पानी होता है, करेक्ट। अब ऐसे में डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, डेंसिटी हमेशा फिक्स होता है। हर मटेरियल का अपना डेंसिटी फिक्स होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। डेंसिटी चेंज नहीं होता है चाहे उसमें कितना भी आप डाल दो, ठीक है। अगर ओशन है, ओशन क्या है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी होगी फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड डेंसिटी। सिमिलरली अगर आप कोई भी और मटेरियल लेते हो, फॉर एग्जांपल आप लेते हो आयरन, तो आयरन की भी डेंसिटी फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब अगर आयरन की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होती है तो आयरन सिंक हो जाएगी, और अगर आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो फ्लोट करेगी। बट हमको पता है आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, तो वो हमेशा सिंक कर जाएगी, ठीक है। अब है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप। तो शिप के अलग अलग टाइप्स, ये भी बहुत कॉमन चीज है जो पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहला आता है जनरल कार्गो शिप। तो फोटो में आप देख सकते हो इस टाइप का होता है जनरल कार्गो शिप। बेसिकली ये बहुत बड़े शिप्स नहीं होते हैं, मीडियम टू स्मॉल शिप्स होते हैं। इनमें क्रेन्स लगे होते हैं और सबसे खास बात ये होता है कि ये शिप्स कोई भी गुड कैरी कर सकता है। ये इसको एज अ बल्क कैरियर भी यूज किया जा सकता है, इसे एज अ कंटेनर शिप भी यूज किया जा सकता है, ऑयल या लिक्विड के बैरल्स भी इसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये यूज कहाँ होता है। बेसिकली ये कोस्टल में काफी ज्यादा यूज होता है, कोस्टल शिपिंग्स में, जैसे कि अगर ऑयल रिग से ऑयल लेके शोर तक लेके जाना, या जो क्लोज कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड जब होता है तो इस तरीके की शिप्स ज्यादा काम आती है, ठीक है।
नेक्स्ट है बल्क कैरियर शिप। बल्क कैरियर शिप एक बहुत कॉमन टाइप का शिप है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये साइज में काफ़ी बड़े भी होते हैं और मीडियम टू लार्ज के कैटेगरी में ये शिप आती हैं। इन शिप्स में क्या होता है, हैचेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर स्क्वायर, ये हैच कवर्स हैं। इसके अंदर हॉलो टैंक्स होती हैं जिसके अंदर कार्गो को रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। बल्क कैरियर में कोल, व्हीट, शुगर, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, सैंड, सीमेंट, समझ गए। नेक्स्ट इज कंटेनर शिप। कंटेनर शिप अगेन बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ये शिप्स कंटेनर्स कैरी करती हैं। कंटेनर्स में क्या होता है, कंटेनर्स में अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे बल्क कैरियर में एक टाइप का ही होगा जो भी सामान जा रहा होगा। अगर व्हीट जा रहा है तो एक बारी में व्हीट ही जाएगा, अगर शुगर जा रहा है तो एक बारी में शुगर जाएगा। लेकिन कंटेनर शिप्स में क्या होता है, कंटेनर शिप्स में कंटेनर्स होती हैं। हर कंटेनर जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से बिलोंग करते हो सकता है कि कुछ कंटेनर्स कुछ कंपनी के हो, कुछ कंटेनर्स कुछ कंपनी के हो, और उन कंटेनर्स में अलग अलग मटेरियल्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो कोरियर सर्विसेज। अब अगर मुझे कोई कोरियर भेजना है इंडिया से यूएसए, ठीक है। अब मेरे तरह मान लीजिए 100 लोग और हैं जो इंडिया से यूएसए कुछ कोरियर भेजना चाहते हैं आज के दिन। अब वो सारे कोरियर इकट्ठा होंगे, ठीक है, और वो 100 मटेरियल्स क्या होगा, एक कंटेनर में चला जाएगा, जो कंटेनर यूएस जाने वाला है। अब वो कंटेनर इस कंटेनर शिप के थ्रू पे यूएसए पहुंचेगा। ऐसे ही यहाँ पे हजारों कंटेनर्स रखे जाते हैं एक दिन में, और वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है वाया कंटेनर शिप्स। कंटेनर शिप्स भी काफी बड़ी हैं। मर्स्क जो कंपनी है और एमएससी है, ये सब कंटेनर शिप्स में पायनियर कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टैंकर शिप्स। टैंकर शिप्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, टैंकर शिप्स में क्या होता है, लिक्विड या गैसेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। ऑयल टैंकर्स होते हैं, केमिकल टैंकर्स होती हैं और गैस टैंकर्स होती हैं, ठीक है। ऑयल टैंकर्स में ऑयल ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। खास बात क्या होता है ऑयल टैंकर्स में कि ऑयल टैंकर्स में पूरे शिप में पाइपलाइंस बिछी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल टैंक, गैस टैंकर, सॉरी। गैस टैंकर में क्या होता है, गैस टैंकर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इस तरह की जो गैसेस, नेचुरल गैसेस होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। प्लस इन शिप्स में कुछ एडिशनल फीचर्स भी होती हैं, और अगर आपको टैंकर में जॉब लेना है तो उसके लिए आपको अलग से टैंकर सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको टैंकर के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो शायद 3-4 महीने, 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक का होता है, और उसके बाद आप टैंकर शिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और नेचुरली टैंकर शिप्स में अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन सैलरी ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि एक तो इन शिप्स में कुछ एडिशनल फीचर्स होती हैं, जैसे कि अब आप अगर नेचुरल गैसेस लेके जा रहे हो तो उसमें नेचुरल गैसेस का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स लगाई जाती हैं शिप में, जिससे कि शिप का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो टैंक है जिसमें कि गैस लेके जाया जा रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहे। साथ ही ऐसे शिप्स में रिस्क भी होता है, ठीक है, क्योंकि पूरे शिप में गैस ट्रैवल कर रहा है या लिक्विड ऑयल ट्रैवल कर रहा है या केमिकल ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखना होता है। स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होता है शिप पे, ठीक है। आजकल अलग से स्मोकिंग जोन कर दिया है, बट फिर भी काफ़ी रिस्की होता है। सेम केमिकल टैंकर्स भी होते हैं, केमिकल टैंकर्स में केमिकल लेके जाया जाता है, ठीक है, और इसमें भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और मशीनरीज होती हैं जो केमिकल्स के जो टेम्परेचर हैं उसको मेंटेन रखते हैं, प्लस इसको भी ध्यान में रखते हैं कि केमिकल्स में कोई रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट इज रोरो शिप। रोरो का मतलब फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स। ये शिप्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप के शिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, लार्ज व्हीकल्स हैं या कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे एक रैंप लगाया हुआ है और इस रैंप में से गाड़ियाँ निकल रही है, करेक्ट। तो इस शिप में गाड़ियाँ प्लस बड़े डिफेंस के जो व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, वो सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराया जाता है। नेक्स्ट इज पैसेंजर शिप। तो पैसेंजर शिप अगेन समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है। इसमें बेसिकली पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। और जो क्रूज लाइनर्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बेसिकली लग्जरी शिप्स होती हैं।
जिनमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं, ठीक है। और शिप पे काफ़ी सारे क्या बोलते हैं उसको, एन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कसिनोज होती हैं, स्विमिंग पूल्स होती हैं, सब कुछ होता है। प्लस एक चीज़ इसमें खास है, तो क्रूज लाइनर्स को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसमें रोलिंग पिचिंग कम हो, ठीक है, क्योंकि जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रैवल करते हुए रोलिंग पिचिंग के वजह से। नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल। तो फिशिंग वेसल बेसिकली, फिशिंग वेसल छोटे बोट्स होते हैं और छोटे वेसल्स होते हैं जिसमें फिशेस पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा।